हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, इसमें बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि लेक्चर नंबर 4 तक हमने बहुत सारी चीजें देखी कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, एक्टिव एंटरटेनमेंट, पैसिव एंटरटेनमेंट। फिर हमने देखा किस प्रकार थिएटर्स में बहुत सारी चीजें करवाई जाती है, जैसे दशावतार वगैरह हमने देखा था। फिर कीर्तन भरुड हो गया। फिर हमने देखा था किस प्रकार भजन जो है वो गाए जाते हैं ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट किया जा सके। फिर हमने ललित देखा था, उसके बाद तमाशा देखा। ऐसे बहुत सारे हम लोग ने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इसके पहले के लेक्चर्स तक। तो और रिसेंटली जो लेक्चर नंबर 4 था, इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें हमने मराठी थिएटर के बारे में पूरा डिस्कस किया था, किस प्रकार मराठी थिएटर का एक बहुत बड़ा योगदान था। और आज जो चैप्टर है, आज जो लेक्चर है, माफ करना, लेक्चर नंबर 5 जो है, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। और एक बचा हुआ टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है सिनेमा। अब सिनेमा आप सब जानते हो, हमारे इंडिया में आज सिनेमा कोई नहीं जानता होगा। सिनेमा इज नथिंग बट फिल्म इंडस्ट्री, मूवीज। तो वो कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्या है उसका हिस्ट्री, वो आज हम जानेंगे। और आप लोग को वीडियो को एंड तक देख लेना, तो आपको सबकी सब जो है चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और साथ में आप अपना प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे हमारे चैनल के अंदर एंटर हो जाओगे, वीडियो सेक्शन के बाजू में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको हमारे जितने भी वीडियोस बने हुए हैं वो सब लाइन वाइज, सब्जेक्ट वाइज दिखाई देंगे। प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है हमने, आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो जितने भी सब्जेक्ट्स है, साइंस मैथ्स पूरा कंप्लीट है, आप जाके ढूंढ के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में अगर आप सपोर्ट करोगे हमें तो काफी अच्छा लगेगा इंस्टाग्राम पे। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड बाकी जो 2 चैनल है हमारे, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए इसमें से, क्योंकि सिनेमा के ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखा है अक्सर पूछते हुए। तो अब सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा दोस्तों, जो कि है यहाँ पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि हमारा जो देश है उसका फिल्म इंडस्ट्री जो है वो क्या है, और इसमें सिनेमा का क्या रोल है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की। जैसा कि आप जानते हो कि हर एक की एक शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसकी भी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिनेमा बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है। सिनेमा, चल सिनेमा देखने जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ए चल सिनेमा देखने जाते हैं। सिनेमा इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एक्ट, अ टाइप ऑफ प्ले, अ टाइप ऑफ मूवी वी कैन से, जिसको देख के हमें एंटरटेनमेंट हो जाए। तो सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसके वजह से बहुत सारे लोग एक साथ मिलके आते हैं और एक साथ कुछ चीजों को देखते हैं, जिसके वजह से उन सभी का क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है। इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि कला है, कला मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स। कुछ लोग होंगे जो अपना नाटक दिखा रहे होंगे, कुछ डायलॉग्स बोल रहे होंगे, कुछ ऑनर दिखा रहे होंगे। एंड साथ में अगर मैं टेक्नोलॉजी को जोड़ दूं, जैसे कि आप जानते हो कि आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें दिखता है वो, जैसे हम टीवी में देख लेते हैं, मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। तो ये आर्ट और टेक्नोलॉजी आपस में जब जुड़ जाते हैं, तब बन जाता है सिनेमा, या फिर कुछ मूवीज वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है। पहले के जमाने में क्या होता था, साउंड रिकॉर्डिंग्स जो होते ना वो नहीं होते थे। पहले के जमाने में साइलेंट मूवीज भी होते थे। नॉर्मली कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बस वो हमें दिख रहा है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं उनको, ऐसा भी होता था। ठीक है ना, जिसको हम लोग साइलेंट मूवीज बोलते थे। आपने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, देयर वाज सम साइलेंट मूवीज, बहुत सारे साइलेंट मूवीज भी हुआ करते थे, और लोग उनको जाके देखते थे। सोचो, इमेजिन करो कैसे देखते होंगे जाके। ठीक है, तो साइलेंट मूवीज होते थे, लेकिन धीरे धीरे साउंड रिकॉर्डिंग का जमाना आ गया, यानी आवाज को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो साउंड रिकॉर्डर के हेल्प से आवाज भी रिकॉर्ड होता था, एंड धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस हो गया मूवीज के अंदर, एंड धीरे धीरे मूवीज आने लगी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार की मूवी आने लगी, और ये जो ऑनर था इसको तो बनाने का, और ये जो डिसीजन लेने का, रिलीज करने का, यहाँ पे क्रेडिट जो जाता है ना, वो सबसे ज्यादा जो मैं बोलूंगा ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट को जाता है। क्योंकि ये हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है ना दोस्तों, इसी में से आप तरीके से बोल सकते हो कि सिनेमा बाहर आया है। यहाँ के जो लोग है ना, ठीक है, महाराष्ट्र, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो हमारे जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, इन्होंने जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जो पुराने लोग रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में, खासकर सिनेमा में। और इनका योगदान हम भूल नहीं सकते, इसी की वजह से धीरे धीरे चीजें आ गई। ठीक है,
तो महाराष्ट्र में बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कहीं न कहीं एक तरीके से योगदान दिया है और महाराष्ट्र की वजह से हमारे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ नर्चर हुई। नर्चर मतलब एक तरीके से पली-बढ़ी। हम बचपन में हमारे माँ-बाप हमको पालते हैं ना जैसे छोटे बच्चे में ताकि हम जब थोड़े बड़े हो जाए तो खुद का काम खुद ही कर सके। उसी प्रकार यहाँ पे महाराष्ट्र भी एक तरीके से बोल सकते हो इन्होंने नर्चर किया हुआ है हमारी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को और बहुत सारे व्यक्ति का इसमें कंट्रीब्यूशन है जैसे कि मदन राव, माधवराव पितले हो गए, पटवर्धन फैमिली हो गई, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है कल्याण के, ठीक है? साथ ही में हरीशचंद्र सखाराम, ठीक है ना? भट्ट-वडेकर जो हो गए, इनका योगदान जिसको सावे दादा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित किया जाता है, ठीक है ना? ये जो थे वो बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन मूवीज़ के डेवलपमेंट के लिए और कहीं न कहीं इसका योगदान हम भूल भी नहीं सकते क्योंकि देखो आज भले ही हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़माना है ड्यू टू सम इंजीनियरिंग वर्क, ड्यू टू सम रिसर्च वर्क जिसकी वजह से हमको टेक्नोलॉजी मिला हुआ है, लेकिन उस ज़माने में जो इन व्यक्ति का योगदान है हम उसको भूल नहीं सकते थे क्योंकि अगर इन्होंने शुरुआत नहीं की होती, तो शायद किसी को ये आइडिया आता भी नहीं आज तक, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग को क्रेडिट देने की ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल रामचंद्र तोराने, इनको दादा साहेब तोरानी के नाम से भी जाना जाता था। फिर एपी करंदीकर थे। देखो ये सब नाम जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि देयर आर सम नेम्स जो हम लोग लिखेंगे तो टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा हमारा। तो आप लोग को सुनना है और आप अगर लिखना चाहते हो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो या फिर आपके हाथ में आपका बुक होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो आप बुक साथ में रखोगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। इतना ईज़ी हो जाएगा कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर जो एपी करंदीकर जो होते हैं, फिर यहाँ पे पटनकर जो होते हैं, फिर है ना वीवी दिवेकर हो गए, ये सब कुछ ना फॉरेन टेक्नीशियंस की हेल्प से क्योंकि देखो नॉर्मली कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत तो फॉरेन का चीज़ें अडॉप्ट करना पड़ा था। आज हम लोग जो भी है कहीं न कहीं वो ब्रिटिशर्स से, यूरोपियन से हम लोग ने कहीं न कहीं कुछ टेक्नोलॉजी सीखा है तब जाके हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी आया है और आज हम इतने कैपेबल हो गए कि हम अपना टेक्नोलॉजी खुद से बिल्ड अप कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में भी कुछ फॉरेन टेक्नीशियन की हेल्प से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी और एक मूवी रिलीज़ की थी जिसका नाम था दोस्तों पुंडलिक, पहला मूवी, ठीक है ना? पुंडलिक, याद रखना, ठीक है? पुंडलिक करके मूवी जो है इन्होंने बनाया था, ठीक है ना? यहाँ पे फॉरेन टेक्नीशियंस की हेल्प से और इसको रिलीज़ किया था मुंबई में 1912 में, तो सोचो यार कितना पुराना दिन होगा वो। मुंबई में इसको रिलीज़ किया गया था 1912 के टाइम 1912 में, यानी कि आज से लगभग देखा जाए तो 109 साल पहले, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हुई थी और फिर एक और मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र, ये स्टोरी तो आपको पता ही होगी, राजा हरिश्चंद्र एक बहुत महान राजा रहे थे, तो उनके बारे में एक मूवी बनी थी जिसको डायरेक्ट किया गया था डॉक्टर हाँ, दादा साहेब फाड़के जो थे उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था जो कि फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो फुल्ली प्रोसेस हुई थी कंप्लीटली इंडिया में, ठीक है ना? और इसको रिलीज़ किया था अगले ही साल 1913 में इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है ना? राजा हरिश्चंद्र को। फिर धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे साइलेंट मूवीज़ भी आने लगी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होता था तो साइलेंट मूवीज़ भी हुआ करती थी। वैसे साइलेंट मूवीज़ जैसे कि मोहिनी भास्करम, ठीक है ना? सॉरी मोहिनी भस्मासुर हो गया, फिर सावित्री सत्यावना हो गया, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी जो कि रॉक कट जो बेरुल के केव्स है ना औरंगाबाद वगैरह में या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे पास गुफाएँ हैं, केव्स है ना? तो इनके ऊपर केव्स के ऊपर बनाए गए हैं। फिर जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर के तो इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई है। मतलब उसमें कुछ साउंड नहीं होता है लेकिन वो नॉर्मली एक तरीके से साइलेंट मूवीज़ के तौर पे आ जाता है। ठीक है ना? बाद में एक ट्रेडिशन शुरू किया गया जिसमें हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर मूवी बनाने लगे। मतलब कोई पुराने हिस्ट्री के बारे में, कुछ पुराने राजा-महाराजा के बारे में, कुछ पुराने बोल सकते हो आप इंसिडेंट्स हुआ है यानी कि पुराने ज़माने में कुछ घटना हुई है शिवाजी महाराज के साथ, वैसा टाइप की मूवी फिर माइथोलॉजिकल मूवी जैसे रामायण, महाभारत था, ऐसे टाइप की मूवीज़ जो है वो यहाँ पे बिल्ड अप होने लगे एंड साथ ही में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंदराव पेंटर। तो आनंदराव पेंटर, पेंटर यानी उनका सरनेम था, ठीक है? तो आनंदराव पेंटर जो कि पहले ऐसे थे जिन्होंने एक सिने कैमरा बनाया था, ठीक है? सोचो यार कैमरा उन्होंने बना लिया। तो कैमरा बनाया था इंडिया का, तो इंडियन में एक कैमरा बनाया था उन्होंने जिसमें बहुत सारे मूवीज़ को उनका इंटरेस्ट आया था शूट करने के लिए एंड साथ ही में उनके एक कज़िन भाई थे जिनका नाम था दोस्तों बाबूराव पेंटर, ये तो आपने सुना होगा नाम। बाबूराव पेंटर बहुत फेमस है, ठीक है? तो बाबूराव पेंटर जो थे उनको मिस्त्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना? मैं क्या बात कर रहा हूँ? बाबूराव पेंटर, बाबूराव पेंटर जिनको एक फेमस नाम से जाना जाता है मिस्त्री, ठीक है ना? तो ये जो बाबूराव पेंटर थे, मिस्त्री थे, इन्होंने एक तरीके से बोल सकते हो साई रंधरी, ठीक है ना? एक बनाया था 1918 में और उन्होंने फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिमगढ़ बनाया था, ठीक है ना? तो सिमगढ़ सिमगढ़ करके एक मूवी बनाया था इन्होंने बाबूराव पेंटर ने, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, जो हो सकता है आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है ना? एंड साथ ही में जो कि एक साइलेंट मूवी थी, सिमगढ़ जो थी वो एक साइलेंट मूवी थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी और साथ ही में उन्होंने हिस्टोरिकल मूवीज़ बहुत सारी क्रिएट की थी, जैसे कि यहाँ पे कल्याण का खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे, आपको पता है बाजी प्रभु देशपांडे का कितना बड़ा योगदान रहा है शिवाजी महाराज के टाइम पे, ठीक है ना? तो ये सब जो मूवीज़ थी ये इन्होंने एक तरीके से क्रिएट की है। फिर नेताजी पालकर हो गए, उन्होंने ऐसे बहुत सारी रियलिस्टिक सोशल इश्यू के ऊपर भी मूवीज़ बनाई थी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ
सावकारी पाश हो गया। फिर 1925 में भालाजी पेंद्रेकर ने मूवी बनाई थी बाजीराव मस्तानी। आपको पता है बाजीराव एंड मस्तानी एक बहुत पुराने हमारे मराठा एम्पायर के बाजीराव रहे हैं, ठीक है ना। तो उस जो बाजीराव मस्तानी जब वो मूवी बना रहे थे उस टाइम पे ना, जब ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी जो मूवीज होती है ना सोशल इश्यूज पे, तो ये जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगी लोगों के अंदर, क्योंकि देखो जब ऐसी मूवीज आएगी लोग देखेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज जो है वो लड़ाई करेंगे, ये सब करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को खतरा था इससे, तो ब्रिटिश समझ गया, तो ब्रिटिश ने ये सब मूवीज को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। उनके सेंटीमेंट, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स जाग उठेंगे, इसीलिए उनको बैन कर दिया गया। फिर बाद में कमलाबाई मंगरुलकर जो थे, जो पहली वुमेन प्रोड्यूसर बनी, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। कमलाबाई मंगरुलकर, ठीक है, कमलाबाई मंगरुलकर जो थी वो पहली विमेन प्रोड्यूसर थी। ये चीज आपको पूछ सकता है कि हु इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर, विमेन प्रोड्यूसर। तो आपको ध्यान में रखना है कमलाबाई मंगरुलकर ये जो थी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, जैसे कि सावल्या, तांडेल, ठीक है ना, पानादाई जो हिंदी में बनाया था उन्होंने, रामशास्त्री जो कि मूवी बनाया था प्रभात कंपनी ने 1944 में। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बुक्स में आपको मिल जाएंगे, मैं सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें जो है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। फिर साथ ही में अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज बनाई गई थी। फिर आचार्य आत्रे ने मूवी बनाई थी महात्मा राव फुले के ऊपर, विश्वराम बेडेकर के ऊपर मूवी बनी थी, वासुदेव बलवंत फड़के इनके ऊपर मूवी बनी थी। फिर दिनकर पाटिल इनके ऊपर एक मूवी बनी थी जिनका नाम था धन्याते संताजी धनाजी, देखो कितना डिफिकल्ट नेम है। तो ये सब मूवी बनी थी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बुक्स के थ्रू आपको पता चल जाएगी और आप उसको याद रखोगे, याद रख लोगे तो आपको डेफिनेटली इजी लगेगा वो सब चीज, क्योंकि ये कैसा है, इसको कितना भी मैं स्टोरी के फॉर्म में बता लूं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो याद कर लो उसको, अपने आप वो चीजें जो है समझ में आ जाएगी। फिर नॉर्मली बाल शिवाजी, शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में बाल शिवाजी करके मूवी बनाई गई थी प्रभाकर पेंड्रेकर द्वारा, ठीक है ना। ये सब चीज ध्यान में रखना जो कि एक बहुत ज्यादा स्पेशल मेंशन था। फिर हिस्टोरिकल मूवीज भी बहुत सारी बनाई गई थी हिंदी में, ठीक है ना, बहुत सारी हिंदी मूवीज बनाई गई थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम, यानी कि जो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उसके पहले भी ऐसी बहुत सारी मूवीज थी, ठीक है ना, जैसे सम्राट चंद्र गुप्ता, ठीक है, सिकंदर के बारे में, ठीक है ना, फिर तानसेन के बारे में, पृथ्वीराव, ठीक है ना, इनके बारे में, ठीक है। तो फिर डॉक्टर कोटेनिस की अमर कहानी, इस प्रकार की मूवीज भी बनाई जो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। फिर ना फिर बाद में इंडिपेंडेंस के दौरान हमने कितना स्ट्रगल किया उसके ऊपर आंदोलन मूवी, झांसी की रानी मूवी, ये सब जो मूवीज है ये बनाए गए ताकि लोगों के अंदर भी एक तरीके से उत्साह आ सके और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ सके अलग अलग फील्ड में। क्योंकि देखो अलग अलग फील्ड होना जरूरी है, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्रीज दोगे तो भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ अलग अलग टाइप की कहानियां होनी चाहिए, कुछ रियलिस्टिक होनी चाहिए, कुछ सोची हुई होनी चाहिए, तब जाके ये सब चीज आगे बढ़ेगी। और प्रोडक्शन स्टूडियोज भी उस टाइम पे थे, जैसे मुंबई में बहुत सारे प्रोडक्शन स्टूडियोज थे, बॉम्बे टॉकीज करके प्रोडक्शन स्टूडियो हो गया, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियो, फिर नवकेतन करके ऐसे कुछ स्टूडियो से इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है ताकि ये जो मूवीज है वो रिलीज हो सके और लोग उसको देख सके। तो ये सब चीज हो गया, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये सब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का जिसका नाम है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्या है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, एग्जैक्टली क्या है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है नॉर्मली, वो बहुत सारी चीजों में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और इसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो बहुत सारी है इस फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में और मूवीज के फील्ड में। तो सबसे पहले मैं ड्रामा के फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ड्रामा के फील्ड में क्या है, तो जो भी व्यक्ति ड्रामा करता है या फिर सीखता है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है कि वो जब भी ये सीख रहा होता है तो उसके पास या तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो एक डायरेक्टर लेवल तक जा सकता है, यानी कि ड्रामा अगर वो सीखता है तो वो किसी भी चीज का डायरेक्टर बन सकता है या फिर वो कंसल्टेंट बन सकता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्ड वीडियो है ये तो चलो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूंगा कि आपको करियर अगर बनाना है लिटरली अगर आर्ट्स में, ये सब एक्टिंग वगैरह में, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हमारे दूसरे चैनल जेआर टॉक्स पे डाले हुए हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगा। क्योंकि आप 10th में हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है, 11th में किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किस में लेना है, तो ये जो हमारा सेकंड चैनल है ना वो आपको हेल्प करेगा। ये आप जानते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो सेकंड चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर दो और देखो जाके, वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हमने, ठीक है ना। तो नॉर्मली मैं क्या बात कर रहा था कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ये है कि जब आपको पता होता है कि ड्रामा किस प्रकार होता है, बहुत सारे ऐसी हिस्टोरिकल चीजें आपको पता होती है या फिर कुछ कंटेंट आपको पता होता है, तो आप उस चीज की में डायरेक्टर या फिर कंसल्टेंट लेवल तक जा सकते हो, एक्सपर्ट्स के तौर पे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो है स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो सकता है आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, जैसे बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छा थिंकिंग
कर पाते होंगे नॉर्मली। जब बचपन में मैं भी छोटा था तो मैं भी ऐसे बहुत सारी कहानियां खुद से बना लेता था। तो आप में भी अगर ये टैलेंट है कि आप अपनी कहानियां खुद से बना सकते हो, तो मतलब आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। बस आपके मन में जो थॉट्स आ रहा है, जो कहानी आ रही है, उसको लिखते जाओ, कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखते जाओ कि हाँ ये कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर ये है। और मूवीज में यही होता है, सबसे पहले जो चीजें शुरुआत होती है, कोई भी मूवी जब बनता है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रिप्ट लिखना। जब मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर को, साथ ही में एक्टर और जो भी एक्ट्रेस होंगी उनको दी जाती है, और वो पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट रहेगा, ये सब चीजें करना होगा, मूवी इस बारे में है। अगर उनको अच्छा लगता है तब वो मूवी के लिए हाँ बोलते हैं, और तब मूवी बनना शुरू हो जाती है। तब वो डायरेक्टर का और बाकी कैमरामैन का रोल आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटर भी आप बन सकते हो अगर एज ए प्रोफेशनल तौर पे। डायलॉग राइटर हो गया, फिर असिस्टेंस आप कर सकते हो कोई भी एक्सपर्ट के साथ। लैंग्वेजेस में अलग अलग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, और मूवीज भी अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, तो ऐसे कल्चरल हिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग जो चीजें हैं उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें मूवी की, यानी कि सिनेमा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिनेमा की बात करूं तो इसमें क्या आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो बेसिकली बात करें कि जो आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो मूवीज को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो उनको ये सब चीज देखना पड़ता है कि एटमॉस्फियर कैसा रहेगा। क्योंकि देखो डायरेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना। अगर सबसे मेन चीज जो होता है कोई भी मूवी में, ठीक है ना, पैसा तो होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो होता है ये पैसा लगाने के लिए, लेकिन मेन काम किसका होता है, डायरेक्टर का होता है कि मूवी कैसे बन रही है। वो अपने हिसाब से जज करेगा कि मूवी के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर सूट करेगा। जैसे अभी लड़ाई का सीन दिखाना है, तो लड़ाई के सीन में अब मुगल्स लोग और समझ लो शिवाजी महाराज के बीच में लड़ाई चल रही है, और पीछे चल रहा है मुंबई का सीन, तो क्या चलेगा, क्या काम नहीं ना। तो वैसा वो सीन दिखाना भी पड़ेगा। तो उसका एटमॉस्फेयर हो गया, फिर कॉस्ट्यूम्स हो गया, क्योंकि अगर आप पैंट शर्ट पहन के लड़ाई करते हुए दिखाएंगे तो आपको लोग गालियां देंगे कि यार ये क्या दिखा रहा है। तो वैसा पूरा होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी मूवी हिस्टोरिकल वाली देखी होगी, कितना रियलिस्टिक लगता है, ऐसा लगता है कि यार हम उस टाइम पे आ चुके हैं, हिस्ट्री में जा चुके हैं, ऐसा लगता है। तो वो पूरा रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर और पूरा कॉस्ट्यूम्स, डिजाइन, ज्वेलरी, ये सब मेकअप, हेयर स्टाइल्स वगैरह, वो सब चीज दिखाना, थीम दिखाना उस प्रकार का, ये सभी किसका काम होता है सिनेमा में, डायरेक्टर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। सो दैट वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सब चीजें जो है वो दिखा सके। एंड साथ ही में दोस्तों कि अलग अलग जो हिस्ट्रीज के बारे में जब मूवी बनती है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हिस्टोरियंस होते हैं, साथ में कुछ स्कॉलर्स व्यक्ति होते हैं। स्कॉलर्स मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना। स्कॉलर जो हिस्टोरियन स्कॉलर्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि उनके हेल्प के बिना आप कोई हिस्टोरिकल मूवी बना नहीं सकते। आप थोड़ी ना मुंह उठा के कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल लोगे। जरूरी नहीं है कि हर इंटरनेट पे हर चीज जो मिलता है वो सच्ची हो। 100% सच नहीं होता कोई भी चीज, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो बुक्स के हिसाब से या फिर जो उनके पास नॉलेज है उसके हिसाब से वो चीजें बताते हैं, और उसके ऊपर मूवी बनती है। बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज बनी हुई है, ये सब चीजें हो गया। साथ ही में अगर बात करें कि मूवी डायलॉग्स लिखना, ठीक है ना, डायलॉग राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अभी जैसे कि मूवी जो होती है बहुत बड़ी होती है, 2 से 3 घंटे की होती है, 4 घंटे की होती है, तो उसमें बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। तो मैं अगर कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ तो सामने वाला क्या बोल रहा है रिप्लाई में, तो ये डायलॉग लिखना भी एक तरीके से आर्ट है, एक कला है जो सिनेमा में आ जाता है। तो डायलॉग राइटिंग हो गया, फिर ठीक है ना, ये नॉलेज और कल्चर का, फिर लैंग्वेजेस का हो गया, ठीक है ना। फिर किस प्रकार अलग अलग लैंग्वेज एक ही साथ यूज करना है, जैसे कि बहुत सारी हिंदी मूवी में आपने देखा होगा कि इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत, कभी कभी कुछ लोग मराठी का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारा कॉमन हो गया ये सब चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, तो एक्सपर्ट्स जो है बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के साथ अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो, हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हर टॉपिक अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे होता है टोटली कंप्लीट। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, काफी दिनों से चल रहा था, लेक्चर नंबर 5 तक आ गए थे हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज दोस्तों फाइनली ये चैप्टर एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री हो गया टोटली 100% कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर एंड ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।